एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो सब बताओ, बताओ कैसे हो सब। तो बज गए हैं आज 7 और हम लोग वापस आ गए हैं फिर से एक साथ। अरे वाह, लाइन बन गया। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम बैक टू द न्यू चैप्टर। आज है एक हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। ऑफिशियली हम 3 चैप्टर्स फाइनली खत्म कर चुके हैं। लेट शुरू किया था मैंने, बट अब हम लोग ऑन ट्रैक आ गए हैं। यस, मुझे लग रहा है हम ऑन ट्रैक आ गए हैं, क्योंकि बहुत स्कूलों में अभी 4th चैप्टर आई डोंट थिंक अभी स्टार्ट भी हुआ होगा। बिकॉज कि हमारे स्कूलों में एवरीडे साइकोलॉजी की क्लासेस भी नहीं होती हैं, बट हम लोगों ने एवरीडे कर 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 करके हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे हम फाइनली आ गए हैं। तो अब आई एम सिंकिंग विथ योर स्कूल का सिलेबस। अब मैं बहुत पीछे भी नहीं चल रही हूँ, मैं बहुत आगे भी नहीं चल रही हूँ। नाउ आई एम ऑन द सेम प्लेस, सेम अच्छे टाइम पर मैं चल रही हूँ। यस, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी का हमारे नए चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में बहुत 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 ज्यादा स्वागत है। ओके, सबसे पहले अगर मैं तुम्हें इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हिंट दे दूं, एक चैप्टर के बारे में मैं तुम्हें डिस्क्लेमर दूंगी, लेकिन इससे पहले सबसे पहले मुझे बताओ तुम लोग हो कैसे। तुम सबका इस चैप्टर में नंदन अभिनंदन बहुत 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 ज्यादा स्वागत है, कहे दिल से स्वागत है। यस, कैसे हो तुम सब? हाउ वाज द स्कूल? मजा आया? एंजॉय किया? फ्रेंडशिप बैंड्स एक्सचेंज करे? हाँ, मतलब हमारे टाइम पे तो हम लोग बहुत करते थे। लाइक स्कूल अभी जैसे संडे को ही होता था, तो हम मंडे को ना ऐसे भर के ले जाते थे। एक पन्नी में ना हम इतने सारे फ्रेंडशिप बैंड्स ले जाते थे, और ऐसे मतलब जाते तो खाली हाथ थे और आते थे तो इतना हाथ भरा हुआ होता था, इतना इतना फ्रेंडशिप बैंड्स। फ्रेंडशिप डे इज लाइक अ नॉस्टैल्जिया फीलिंग। तो बहुत मजा आता था स्कूल में, ठीक है। सो मतलब इवन आई एम गेटिंग थोड़ा सा इमोशनल, मतलब वो सोच के भी आई एम गेटिंग इमोशनल। लाइक अब तो हम लोग यार बहुत जेंसी हो गए हैं, तो बहुत ज्यादा वी हैव, बहुत ज्यादा हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं। अब तो फ्रेंडशिप डे हम इस पे सेलिब्रेट करते हैं, है ना। हैप्पी फ्रेंडशिप डे बस लिख देते हैं, वो भी सामने से भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे आ जाता है, दैट्स इट। लेकिन जो बचपन का जो फ्रेंडशिप डे होता था ना, दैट वाज समथिंग। तब वो होता था एक फ्रेंडशिप डे, मतलब वी यूज्ड टू वेट फॉर फ्रेंडशिप डे, ठीक है। और मतलब मार्केट में जाते थे, हर जगह फ्रेंडशिप डे बैंड्स बिकते रहते थे, तो हम लोग इतने इतने सारे फ्रेंडशिप बैंड्स खरीदते थे। सो दैट वाज अल्टीमेट वो था। कितने फ्रेंडशिप बैंड्स मिले बताना मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कितने सारे फ्रेंडशिप बैंड्स मिले इस बार, ठीक है। ओके, सो कमिंग बैक विद दिस न्यू एनर्जी, न्यू 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 क्या बोलूं मैं, न्यू आउटलुक। यस, नए नजरिए के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ, नई सोच के साथ, लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 4, दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। देखो, ये चैप्टर जितना इजी लग रहा है उससे कहीं ज्यादा इजी है। तुम्हें क्या लग रहा है, मैं बोलूं बहुत ज्यादा मुश्किल है? नहीं, ये चैप्टर एक्चुअली बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में एक डिसऑर्डर, उसके सिम्टम्स, उसके बारे में तुम्हें पढ़ना होगा। इट इज समथिंग बहुत फैक्चुअल है, इसमें बहुत ज्यादा तुम्हें समझाने वाली बात नहीं होगी इसमें। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि ये बिल्कुल ऐसे ऊपर ऊपर लेवल पे जाएगा, नहीं। इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, और कहीं कहीं पे जहाँ पे मुझे लगेगा कि तुमसे कहीं ना कहीं ये रिलेट हो रहा है, हम वहां समझेंगे। और इस चैप्टर के बारे में मैं तुम्हें कुछ कुछ गाइडलाइंस, पहले ही मैं कुछ डिस्क्लेमर दे दूं। सबसे पहली बात, जब ये चैप्टर पढ़ोगे, अभी तो नहीं, लाइक आई थिंक एक दो क्लासेस के बाद जब हम मेन डिसऑर्डर्स शुरू करेंगे, तो ये बात याद रखना कि ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स की जब तुम सिम्टम्स पढ़ेंगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि ये मेरे अंदर भी है, ये मेरे अंदर भी है, ये मेरे अंदर। तो ये चीज से प्लीज कृपया कर तुम दूर रहना, ठीक है। इससे काफी तुम्हें दूरी बना के रखनी है। क्यों दूरी बना के रखनी है, मैं ये भी बता देती हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है पता है, तुम लोग ना सेल्फ डायग्नोसिस कर लेते हो। लेट्स बी ऑन अ सीरियस नोट, तुम जब भी इस पूरा चैप्टर के जितने भी, जब तुम डिसऑर्डर्स पढ़ना शुरू करोगे ना, तो तुम्हें ऐसा बहुत लगेगा कि अरे यार, ये सिम्टम तो मेरे अंदर भी है, ये साइंस तो मेरे अंदर भी है, ये चीजें तो मैं भी रोज एक्सपीरियंस करता हूँ। होगा, होगा। लेकिन आज हम ये समझेंगे कि कोई भी चीज नॉर्मल से अबनॉर्मल या नॉर्मल से डिसऑर्डर कब बनती है।
तो इसको जो, और ये बहुत नेचुरल है, मेरे साथ भी हुआ था जब हम भी ये चैप्टर पढ़ रहे थे 2017 में। ये चैप्टर जब हम भी पढ़ रहे थे, जब मैं उस टाइम 12th में थी, तो उस टाइम हम भी जब पढ़ते हम भी अरे यार ये तो मेरे अंदर भी है, ये तो मेरे अंदर भी है। वो स्टूडेंट का एक होता है, ठीक है, वो स्टूडेंट का एक डायग्नोसिस हो जाता है, बट दैट इज नॉट ट्रू। लेकिन इफ यू फील, मैं तुम्हें बताऊंगी, अगर इसका ड्यूरेशन तुम्हें एक्चुअली जितना प्रिस्क्राइब्ड है उतने ही ड्यूरेशन पे तुम्हें हो रहा है, then that's a problem and then you should seek a, you should seek a professional help, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान कहीं भी प्लीज अपने आप को सेल्फ डायग्नोसिस मत करना। बस अपने अवेयरनेस को जेनरेट करने के लिए, अपने एक नॉलेज सिस्टम को बिल्ड करने के लिए इस चैप्टर को पढ़ना। ओके, ओके, वन मोर थिंग, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हें बहुत सारे डिसऑर्डर के बारे में एक क्लैरिटी आ जाएगी। एंजाइटी एक्चुअली क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। तो इसके बेसिस पे तुम लोग जो लोगों को भी कभी कभी लेबल कर देते हो ना, या खुद सेल्फ लेबल भी करते हो, अरे यार मैं तो बहुत एंशियस फील कर रहा हूँ, अरे यार मुझे तो बहुत पैनिक हो रहा है, अरे यार मुझे तो बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहा है, मुझे तो बहुत ज्यादा ऐसा फील हो रहा है, वैसा फील हो रहा है, ये करना तुम बंद कर दो। क्योंकि एक तो खुद पे भी करना बंद कर, अगर खुद पे करते हो और अगर दूसरे को भी बोलते हो तो वो भी करना कम कर दो, क्योंकि अब तुम एक्चुअली रियल पिक्चर देखोगे कि हाउ डिप्रेशन, हाउ एंजाइटी, हाउ पैनिक अटैक, हाउ स्किज़ोफ्रेनिया, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर अब कैसा दिखता है। अभी तक तुम ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पे किसी से सुना, तुमने बोल दिया। अब तुम एक्चुअली पढ़ोगे, अब एक्चुअली समझोगे व्हाट इट एक्चुअली लुक्स लाइक। तो इसके बेसिस पे देखो, ये चैप्टर पढ़ने से तुम्हारी अवेयरनेस जेनरेट, ये चैप्टर तुम्हारा डायग्नोस करने के लिए नहीं है, ना अपने दोस्त, ना अपनी फैमिली, ना अपने आप, किसी को भी डायग्नोसिस करने के लिए चैप्टर नहीं है। ये चैप्टर तुम्हारी अवेयरनेस जेनरेट करने के लिए है कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। यस, डिसऑर्डर कहाँ से आए, ये सारे डिसऑर्डर जो तुम पढ़ोगे आज, ये डिसऑर्डर की हिस्ट्री क्या रही है, मतलब हर डिसऑर्डर की हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन जनरल की हिस्ट्री क्या है। जितने भी अब अगर हम एबनॉर्मल बिहेवियर देखें, जो डिसऑर्डर्स हैं, उसको समझने के अप्रोचेस क्या है, तुम यहाँ पर वो सारी चीजें समझोगे ऑन एन ओवरऑल बेसिस, ऑन एन ओवरव्यू। क्योंकि देखो ये अभी तुम्हारा फाउंडेशन बेस है, अगर तुम्हारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो तुम्हें कॉलेज में या मास्टर्स में ये सब चीजों तुम और डिटेलिंग में जाओगे, तो वहां पे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर तुम साइकोलॉजी ऑप्ट करते हो तो वहां पे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरा काम है तुम्हारा फाउंडेशन इस बेसिस पे स्ट्रांग करना, ठीक है। और सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, तुम्हें इस चैप्टर में बादशाह और वो, मतलब तुम्हें कॉन्फिडेंस, एक मास्टरी हासिल करवाना, वो मेरा काम है। बट उसके साथ तुम्हारा भी काम है कि तुम भी इसको साथ साथ पढ़ो। हो जाएगा। ओके, सो ऑन दिस नोट लेट्स बिगिन, शुभारंभ करते हैं इस चैप्टर का फाइनली। तो यस, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, तो इस चैप्टर को खत्म होने के बाद तुम्हें क्या क्या चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहला, तुम्हें बहुत सारे एबनॉर्मल इश्यूज के बारे में तुम्हें समझ में आएगा कि एबनॉर्मल बिहेवियर किस किस तरीके के होते हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। यस, एबनॉर्मल बिहेवियर के इश्यूज क्या है, और कौन से ऐसे क्राइटेरिया है जिसपे तुम इस एबनॉर्मल बिहेवियर को एबनॉर्मल डिक्लेयर कर सकते हो। यस, उसके बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। उसके बाद कौन कौन से डिफरेंट मॉडल्स हैं जिससे तुम एबनॉर्मल बिहेवियर को समझ सकते हो। और लास्टली हम पढ़ेंगे कितने सारे हमारे पास अलग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। तो अगर तुम ये चैप्टर देखो, तुम ये देख के डर जाओगे, ये सारे तुम्हारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ, देखो इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ एब्नॉर्मैलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्लासिफिकेशन, फैक्टर्स एंड फिर मेजर, इस पे चले जाएंगे, ठीक है। कोश देखो ये चैप्टर हो सकता है थोड़ा लंबा भी जा सकता है, बट अगर मैं एक ही क्लास में दो तीन डिसऑर्डर्स को कवर अप कर पाऊँ तो वो भी मैं कर लूंगी, ठीक है, कि ये बहुत लंबा भी ना चला जाए, क्योंकि मुझे चैप्टर 5 भी तुम्हारा कंप्लीट करवाना है ना, इसीलिए। ठीक है, तो पहले हम इसको देख लेते हैं अच्छे से। यस, सो बिना किसी विलंब के लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है ध्यान से देखो। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस
people who are unhappy, troubled, or dissatisfied. Their minds and hearts are filled with sorrow, unrest, and tension, and they feel that they are unable to move ahead in their lives. They feel life is painful, uphill struggle, and sometimes not worth living. समझ में आया? आजू बाजू बहुत लोगों को देखा है, क्या लगता है? वो लोग आजू बाजू जब लोगों को तुम देखते हो तो क्या लगता है? बहुत लोग ऐसे होंगे जो खुशी नहीं रहते, परेशान रहते हैं, उनको लगता है उनके जीवन में कितनी चीजें चेंज हो गई, जीवन उनका उलट पुलट हो गया, है ना, दुनिया पलट गई, दुनिया में मतलब भूचाल आ गया, ऐसा उनका लगता है। हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा खोए हुए रहते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं, है ना, आगे अपनी जिंदगी में मूव ऑन नहीं कर पाते। ऐसे बहुत लोग तुमने अपने आजू बाजू देखे होंगे, दोस्त हो सकते हैं, फैमिली में हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब उनको कभी-कभी ये भी लगेगा कि मेरी ज़िंदगी जो है वो जीने लायक ही नहीं है। आई एम नॉट गुड इनफ, माय लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। यस, अब हमारे जो एक कार्ल, तुम्हें याद है हमने एक इनके बारे में पढ़ा था, कार्ल यूंग के बारे में, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, याद है? यस। तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने बोला है, हाउ कैन आई बी सब्सटैंशियल विदाउट कास्टिंग अ शैडो? How can I be substantial without casting a shadow? I must have a dark side too if I am to be whole, and by becoming a conscious of my shadow, I remember once more that I am a human being like any other. काफी philosophical हो गया ना? कहने का मतलब, कार्ल यूंग का कहने का मतलब ये है कि हाउ कैन आई बी सब्सटैंशियल, मैं इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो, मैं कैसे इम्पोर्टेंट होगा अगर बिना अपनी परछाई बनाए। उन्होंने, इनकी जो थ्योरी थी ना, उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा शैडो और इन सब चीजों के बारे में बात करी थी। शैडो क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है, डार्क साइड होता है। कहने का मतलब है कि तुम अगर एज अ ह्यूमन हो तो तुम्हारी डार्क साइड भी होगी, तुम हमेशा खुश नहीं रह सकते, दैट्स नॉट पॉसिबल। तुम एज अ इंसान, तुम्हारी एक डार्क साइड भी होगी। जब तुम अपने आप को एज अ होलिस्टिक बीइंग देखोगे तो तुम अपनी शैडो को भी उसमें कंक्लूड करोगे, and shadow is your dark side, shadow is your other side of your personality, तो तुम उसको भी एज अ इंटीग्रेटेड उसमें रखोगे। यस, तो तुम जैसे दिख रहे हो वैसे ही तुम्हारी शैडो हो सकती है तुम्हारी ऑपोजिट होगी, तो दोनों तुम्हारी ही पर्सनालिटी का हिस्सा है। इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम हमेशा खुश ही रहोगे। उनका यही कहने का मतलब है कि तुम हमेशा खुश रहो जरूरी नहीं है, कभी कभी तुम अपने पर्सनालिटी से थोड़ा सा डिविएट भी कर सकते हो, एंड दैट इज ओके। यही इनका कहने का मतलब है। एंड अगर तुम ऐसा कर भी पा रहे हो, वो इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि तुम भी एक ह्यूमन ही हो, तुम कोई भगवान नहीं हो, तुम्हारी शैडो, या तुम कोई भूत नहीं, तुम्हारी शैडो नहीं हो, तुम इंसान हो। इंसान कैरीज अ शैडो, इंसान की एक परछाई होती है ना, जो उसके पीछे पीछे चलती है। तो यू हैव अ अदर साइड जो तुम्हारे साथ साथ चल रही है, और कभी कभी वो साथ साथ जो चल रही है ना तुम्हारे, जो तुम्हारे पीछे पीछे चल रही है, वो कभी तुम्हारे ऊपर हावी भी हो सकती है, एंड दैट्स ओके। एट टाइम्स कभी कभी होता है, तुम लोग एग्जाम के टाइम पे काफी ज्यादा घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो, कंसर्न हो जाते हो अपने फ्यूचर करियर को लेके, या एंशियस हो जाते हो जब कोई तुम्हारे पड़े, जब तुम्हारे कोई भी क्लोज बाय का कोई भी तुम्हारा वो बीमार पड़ जाता है ना, तुम्हारे कोई जान पहचान का अगर कोई बीमार पड़ गया तो तुम परेशान हो जाते हो, एग्जाम आने वाला होता है तो तब तब परेशान हो जाते हो, बहुत ज्यादा घबरा जाते हो, है ना, बहुत ज्यादा तुम्हारी तुम्हारी कंसर्न्स दिखते हैं। तो ये क्या है? हम सब अब, ये तो कोई स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस का नहीं है ये फैक्टर, ये यहाँ पे हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, हर कोई अपने जिंदगी में किसी ना किसी पॉइंट ऑफ लाइफ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जब ये प्रॉब्लम काफी एक लेवल, एक होता है नॉर्मल लेवल, एक होता है कम लेवल, और एक होता है हाई लेवल। तो जब भी किसी के लिए वो प्रॉब्लम हाई लेवल से भी ऊपर चली जाती है तो वो उसके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। देखो, हमें क्या कहा जाता है ना, किसी भी चीज का अच्छा या बुरा, किसी भी चीज का ज्यादा या कम बुरा नहीं होता। अगर तुम्हें कोई भी चीज तुम नॉर्मल अमाउंट पे खा रहे हो तो वो ठीक है, लेकिन अगर तुम उससे उसको कम अमाउंट पे खा रहे हो, अगर बहुत ज्यादा खा रहे हो, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। कोई भी चीज का ज्यादा या कोई भी चीज का बहुत कम इज अ प्रॉब्लम, एक्सेस में कोई भी चीज होना इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पर भी भैया प्रॉब्लम होना ठीक है, लेकिन अगर प्रॉब्लम एक्सेस में हो रहा है, एक्सेस में हो रहा है, देन दैट्स अ प्रॉब्लम।
Some people may have an extreme reaction to the problem and stresses of them. इस चैप्टर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे लोगों के साथ ऐसा क्या हो जाता है जो वो लोग इस तरीके की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप करते हैं, उनके कॉज या फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जिनकी वजह से उनको ऐसे प्रॉब्लम्स बिहेव करना पड़ रहा है, क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं हर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के। अब मैं एक बात तुम्हें ऑलरेडी मैं ये भी बता दूं, अगर तुम्हारे आजू बाजू कोई भी इंसान ऐसे किसी भी बिना बात के तुम्हारे ऊपर गुस्सा करता है या किसी भी बात का तुम्हारे वो मतलब बस कुछ भी ऐसे बिहेव कर रहा है जो तुम्हें एबनॉर्मल लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पागल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अगर याद, अच्छा एक मूवी आई थी, तुम्हें याद है कोई मिल गया, आई थी ना। अगर तुमने पूरी मूवी देखी है तो उसके बीच में एक बार जब वो बास्केटबॉल का मैच हो जाता है, जब वो उसके घर वापस जाते हैं, है ना, निशा के घर जब वो वापस जाते हैं तो वो वहां पे क्या बोलते हैं, जो उसके फ्रेंड आते हैं, फैमिली फ्रेंड, वो क्या बोलते हैं कि रोहित तो पागल है। तो रोहित क्या बोलता है, किस तरीके का अंकल पागल, पागल तो बहुत तरीके का होता है। पागल मतलब स्किज़ोफ्रेनिया, पागल मतलब एंशियस, पागल मतलब डिप्रेशन, पागल मतलब कैटाटोनिया, पागल मतलब बहुत सारे उसने लिस्ट बताए थे, है ना। तुम्हारा अगर तुम पैर तुम्हारे बार बार कांप रहे हैं, तुम्हारे हाथ भी उसके साथ कांप रहे हैं, तो वो भी एक तरीके का पागलपन है। तो पागल जब हम किसी को कहते हैं ना, तो दैट इज अ डिफरेंट वैरायटी। उसके बहुत ज्यादा सोर्सेस हैं, उसके बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, मतलब उसकी वैरायटी है। तो ये वैरायटी जो है ना, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। यस। तो इसी वजह से किसी को भी ये चैप्टर पढ़ने, मैंने इसलिए बोला शुरुआत में मैंने कह दिया था कि चैप्टर से तुम्हें अवेयरनेस आएगी, और इस अवेयरनेस के बेसिस पे तुम कभी भी किसी को कुछ डायग्नोज नहीं करो कि भाई तुझे तो ये है, तुझे वो है, ठीक है। तो ये हम इस बस इस चीज की अवेयरनेस ले रहे हैं कि कब नॉर्मल बिहेवियर अब में तब्दील हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो हम उस हर इस चैप्टर में हर एक चीज की तुम्हें अवेयरनेस मिलेगी, ठीक है। तो ये ऐसा समझ लो कि अवेयरनेस जेनरेटेड टॉपिक है, अवेयरनेस जेनरेटिंग चैप्टर। ओके। नाउ जब भी हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की स्टडी की बात करें, तो ये 2500 साल से ज्यादा से हर कल्चर में हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कल्चर टू कल्चर स्पेसिफिक भी होता है। तो इसमें कल्चरल फैक्टर का भी बहुत बड़ा रोल आ जाता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने के लिए। साइकोलॉजिकल ये कल्चर का कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा आ जाता है। हम अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोले या मेंटल डिसऑर्डर कुछ भी बोले, इट इज समथिंग जो नॉर्मल से थोड़ा अलग है। जो मेरे लिए नॉर्मल है वो तुम्हारे लिए नॉर्मल हो, वो जरूरी नहीं है। तो अगर वो मेरे हिसाब से नॉर्मल नहीं है तो मेरे लिए वो एबनॉर्मल हो सकता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो वो मेरे लिए एबनॉर्मल हो जाएगा। यस। तो लाइक एनीथिंग अनयूजुअल में मेक जो हमें अनकंफर्टेबल फील कराए, जो तो हमें थोड़ा सा परेशान फील कराए, डर जिससे हमें थोड़ा हल्का लगे, दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। खुश नहीं होना, डिस्कम्फर्ट, एंजाइटी, ये सब हम पूरी दुनिया में देखते हैं। लेकिन कभी कभी ये इतने स्तर पे पहुंच जाता है कि वो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक होता है ना। ये फेलियर जो है, जो फेलियर्स है हमारी जिंदगी, अगर हम उसके साथ रहते हैं, इट इज मेनली ड्यू टू क्योंकि हम अपनी जिंदगी में अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पा रहे। तो प्रीवियस चैप्टर्स में अगर हमने पढ़ा था अडेप्टेशन क्या होता है, अडेप्टेशन इज बेसिकली जब तुम अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट चैप्टर याद है पढ़ा था अडेप्टेशन। अडेप्टेशन इज व्हाट, जब भी तुम्हारी एनवायरमेंट के डिमांड्स हैं और तुम उस डिमांड के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहे हो, अपने आप को मतलब उसके अकॉर्डिंग तुम अपनी जरूरतें भी मॉडिफाई कर रहे हो। तो तुम्हारी क्षमता टू मॉडिफाई योर बिहेवियर इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग एनवायरमेंट। यस। मतलब तुम्हें समझा जाता है कि यू नीड टू एक्ट लाइक अ पानी, वाटर। क्योंकि पानी को किसी भी चीज में भी डालो तो उसका शेप ले लेती है, वैसे ही तुम्हें किसी भी एनवायरमेंट में डालो तो तुम उस एनवायरमेंट में ढल जाओ, तुम उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर लो, है ना, चेंज कर लो। तो जब बिहेवियर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट हम मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वो कभी कभी मैल अडेप्टिव हो जाता है। अगर हम एनवायरमेंट के अनुसार, जैसा अपने हमसे एनवायरमेंट डिमांड करिए, हम अकॉर्डिंगली उससे नहीं डील कर पा रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग उस तरीके से अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, then there is something up there is a problem with us, और वो मैल अडेप्टिव हो सकता है। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी ये एक ऐसा एरिया है साइकोलॉजी में जो जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या मैलएडेप्टिव बिहेवियर है उसको समझता है, उसके कॉज क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है और उसके ट्रीटमेंट क्या है। ओवरऑल समझ में आया? यस।
अब इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम मूवी देखने के लिए गए। अब तुम मूवी देख रहे हो जैसे सैयारा देखने के लिए गए, ठीक है, सैयारा को एक साथ पूरे व्यू गए थे अभी। तो तुम सैयारा देखने के लिए गए। अब सैयारा देखने पे एक्चुअली लोग रोएंगे ही क्योंकि वो रोने वाली मूवी थी, ठीक है, तो उसको तुम देख के रो रहे हो। लेकिन अब मान लो तुम्हारे बगल में तुम और तुम्हारे दोस्त गए, तो तुम उस मूवी में रो रहे हो जहाँ पे भी एक्चुअली वो रोने टाइप की इमोशनल मूवी है। लेकिन अब मान लो तुम्हारे आप बगल में एक ऐसा इंसान बैठ गया, तुम्हारे आगे में ऐसा इंसान बैठ गया, वो पूरी मूवी हंस रहा है, पूरे मूवी हंस रहा है। तुम क्या बोलोगे उस इंसान को? बोलो, सोचो। पागल ही बोलोगे ना, बोलोगे क्या इसका दिमाग खराब हो गया है क्या, मतलब इतनी इमोशनल मूवी हंस कैसे सकता है। तो इट इज समथिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जो चीज नॉर्मल से अलग होती है वो मैल एडेप्टिव हो जाती है या अबनॉर्मल हो जाती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली मेरी मम्मी आज मेरे लिए चाय लेके आई। सो अगर तुम कुछ चाय वगैरह पी रहे हो तो तुम भी पी सकते हो। तो मैं चाय पीते पीते तुम्हें क्लास समझाऊंगी। देखो, आज की जो हमारी क्लास है ना, वो हम यहाँ तक करेंगे, यहीं तक करेंगे इतना। ये शुरू करेंगे, हिस्ट्री हम कल करेंगे बिकॉज हिस्ट्री इज अ लॉट। तो हिस्ट्री के लिए तुम्हारा हम कल करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ एब्नॉर्मैलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब इतना तुम्हें इंट्रोडक्शन बेसिक समझ में आया। अब इसके आगे काम समझ। एब्नॉर्मैलिटी के बहुत सारे डिफरेंस है। एब्नॉर्मैलिटी, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल, जो नॉर्मल से अलग है, नॉर्मल से काफी दूर है, उसका नॉर्मल से बहुत दूर दूर का वास्ता है, ठीक है। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो बहुत सारे ऐसी डेफिनेशन हमारी एब्नॉर्मैलिटी के बारे में जो हम सालों से यूज कर रहे हैं, और जरूरी नहीं कि सारे गलत, ठीक है, सारे ही एक्सेप्ट हो गए ऐसा नहीं, लेकिन हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हमने एबनॉर्मल बिहेवियर बना लिया है कि एबनॉर्मल क्या होता है, समथिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, जो हमारे लिए नॉर्मल नहीं है, जो कल्चरली नॉर्मल नहीं है, जो सोसाइटी के हिसाब से नॉर्मल नहीं है, दैट इज एबनॉर्मल, सिंपल। नाउ अब कुछ जो हम डेफिनेशन हमने एबनॉर्मैलिटी के बनाए हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे कुछ फीचर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर काफी फीचर्स हैं, तो उसके अंदर कुछ कॉमन फीचर्स मिले हैं, ठीक है, उन डेफिनेशंस के, जिसको हम 4 Ds बोलते हैं। डी, डी फॉर दिल्ली, यस। चाय बहुत टेस्टी है लेकिन। देखो, 4 Ds है। अबनॉर्मैलिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जितने भी अभी डेफिनेशन आए उसमें से कॉमन कुछ डीज निकले हैं, दैट इज 4 Ds है। 4 Ds क्या है? डिवियंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन, डेंजर। अब समझो, कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर, कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, कोई भी मैल एडेप्टिव बिहेवियर में ये 4 चीजें होनी चाहिए, तभी वो जाके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर घोषित होगा। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर घोषित करने के लिए किसी भी बिहेवियर में ये 4 चीजें होनी बहुत जरूरी है, तभी वो जाके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की क्राइटेरिया को पूरा करेगा। जैसे तुम्हारे स्टूडेंट, जैसे तुम्हारा साइंस लेने का एक क्राइटेरिया होता है कि तुम्हें मैथ, साइंस और मैथ्स में अच्छे 85% रिपोर्ट आनी चाहिए, वैसे ही साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का भी एक क्राइटेरिया है कि तो उसके अंदर ये 4 Ds होनी चाहिए। अब 4 Ds क्या है, मैं तुम्हें इजी भाषा में समझाता हूँ। सबसे पहला है डिविएंट। डिविएंट क्या होता है? डिविएंट मतलब कुछ थोड़ा अजीब, समथिंग जो बिल्कुल मतलब कभी पहले ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ डिविएंट, मतलब जिसके बारे में कल्पना भी नहीं करी थी, ऐसा ऑड, अजीब सा कुछ भी, डिविएंट, यस। अलग सा, एक्सट्रीम, बिल्कुल। मुझे 5 मिनट दो, मैं चाय पी लूं वैसे ना, फिर डिस्ट्रैक्शन तुम्हें भी होगा मुझे भी होगा। देखो, जो सपाट, ये साथ साथ करेंगे सब कुछ। देखो, तुम्हें भी अपना अगर कुछ चाय लाना है, कुछ खाने के लिए लाना है तो तुम ला सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ मेरे लिए ये रूल एप्लीकेबल है, तुम्हारे लिए भी। तो तुम भी अगर खा पी के ऐसे देखना चाहते हो तो खा सकते हो और देख सकते हो। अगर चाय पीना है, कॉफी पीना है,
कुछ भी पीना है। यस। सो डिवियंस मतलब कुछ ऐसी बिहेवियर जो तुम्हारे लिए जो काफी अलग है, काफी एक्सट्रीम लेवल पे है, जिसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती है, उस टाइप का बिहेवियर। ठीक है। डिवियंट। डिस्ट्रेसिंग क्या, इस बिहेवियर से तुम्हें भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तुम्हारे आजू बाजू के लोग हैं उसको भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ठीक है, काफी अपसेटिंग है, काफी अनप्लेजेंट है। उसके बाद आ जाता है डिसफंक्शनल। डिसफंक्शनल मतलब इस बिहेवियर की वजह से, इस टाइप के थिंकिंग की वजह से तुम्हारा जो एवरीडे का जो रोल है ना, तुम वो भी अच्छे से नहीं कर पा रहे। मतलब बीइंग अ स्टूडेंट, तुम स्टूडेंट का रोल अच्छे से नहीं निभा पा रहे, तुम अपना एवरीडे डेली फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे हो, तुम अपनी फैमिली के साथ नहीं मिल पा रहे हो, तुम अपनी फैमिली के साथ नॉर्मल बिहेव नहीं कर पा रहे हो, मतलब तुम्हारी एवरीडे फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हारे पर्सनल एबिलिटी में, लाइक एवरीडे डेली एक्टिविटी में तुम्हारी इंटरफेरेंस आ रही है बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर। एंड लास्टली डेंजरस, तुम्हारे लिए भी, खुद के लिए भी खतरनाक है और दूसरों के लिए भी। अब कोई भी ऐसा बिहेवियर, अब कंक्लूड करो, कोई भी ऐसा बिहेवियर जो डिविएंट है, अलग है, एक्सट्रीम लेवल पे है, अनयूजुअल सा है, कभी ऐसा कभी देखा नहीं, डिस्ट्रेसिंग है, डिस्ट्रेसिंग, उससे मुझे और मेरे आजू बाजू के बहुत सारे लोगों को अनकंफर्टेबल और अच्छा नहीं लगता, उसकी वजह से, इस बिहेवियर की वजह से मैं अपना एवरीडे काम नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। और चौथा, ये मेरे लिए या मेरे आजू बाजू लोगों के लिए काफी खतरनाक है। वो बिहेवियर निश्चित साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा। डिविएंट का कहने का मतलब है अवे फ्रॉम सोसाइटी नॉर्म्स, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये होता है डिविएंस। अब ये जो है डेफिनेशन, अब तुम्हें 4D समझ में आया। 4D समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर तुम्हारा 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन एक आ जाता है, 1 और 2 मार्क्स, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। तो मुझे 2 मिनट दो, मैं ना चाय खत्म कर ही लेती हूँ। हाँ मैं मतलब, हाँ तुम्हारे मन में सवाल आ सकता है, कप पे तो कॉफी लिखा है लेकिन पी चाय नहीं, मतलब आई लाइक बोथ, आई लाइक बोथ। अब नहीं आएगा कोई भी, अब तुम्हारे उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। ठीक है। ओके ओके, वेलकम बैक, कम बैक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के 4 तुमने वो पढ़े, फीचर्स पढ़े, 4 ऐसे कॉमन फीचर जो किसी भी डिसऑर्डर में तुम्हें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, बिहेवियर डिविएंट होगा, अलग होगा। दूसरी बात, वो डिस्ट्रेसिंग होगा, उससे तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा या तुम्हारे आजू बाजू के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद वो डिसफंक्शनल होगा। डिसफंक्शनल की मतलब क्या बात हुई कि वो एवरी डिसफंक्शनल, फंक्शनिंग मतलब एवरीडे कुछ काम करना, और डिस मतलब उसमें तुम नहीं कर पाओगे, तो डिसफंक्शनल और डेंजरस मतलब तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, किसी के लिए, सबके लिए खतरनाक है। अब ये डेफिनेशन जो है ये काफी यूजफुल है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर तुम्हें साइकोलॉजिकल एब्नॉर्मेलिटी को समझना है। अब वर्ड एब्नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा मतलब है अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। समथिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल क्या होता है, मेरे लिए 9 बजे खाना खाना नॉर्मल है, लेकिन कोई अगर रात के 12 बजे खाना खा रहा है, दैट इज नॉट नॉर्मल, एबनॉर्मल बिहेवियर है। मेरे लिए रात में 11 बजे तक सोना नॉर्मल है, कोई रात में 4 बजे सो रहा है, कोई रात के सुबह के 4 बजे सो रहा है, दैट इज अबनॉर्मल फॉर मी। सबकी नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी की पर्सपेक्टिव अलग अलग है। इट इम्प्लाइज बेसिकली एक डिविएशन फ्रॉम योर क्लियरली डिफाइंड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड। एक सोसाइटी ने नॉर्म बनाया है, एक सोसाइटी ने रूल बनाया है, एक सोसाइटी ने स्टैंडर्ड बनाया है, अगर तुम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो दैट इज नॉर्मल, बट अगर तुम उससे अलग काम कर रहे हो दैट इज अबनॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे कल्चर में, जैसे एशियाटिक कल्चर में, अगर मैं बात करूँ एशियन कलेक्टिविस्टिक कल्चर में, लड़कियों को
25, 26, मैक्स 27 तक शादी कर लेनी चाहिए, अर्ली मैरिज कर लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन वो है सोसाइटी ने नॉर्म बनाया 25 टू 27 के बीच में हो जानी चाहिए, 25 टू 30 रख लो, चलो 25 टू 30 रख लो। लेकिन अगर लड़की 30 के बाद शादी कर रही है तो दैट्स नॉर्मल, दैट्स नॉट नॉर्मल। हाँ कि ना? सोसाइटी ने क्या स्टैंडर्ड बनाया कि 30 तक तो लड़की की शादी हो जानी चाहिए, हाँ कि ना? लेकिन अगर कोई लड़की 35 साल पे शादी करती, क्या सोसाइटी उसको नॉर्मल मानेगी? नहीं मानेगी, एबनॉर्मल मानेगी। तो वही बात है, सिंपल सी बात है, अगर सोसाइटी के रूल या रेगुलेशन के हिसाब से यू आर वर्किंग, यू आर परफॉर्मिंग, यू आर फॉलोइंग दैट नॉर्म्स और वो सब कर रहे हो तो दैट इज नॉर्मल। लेकिन अगर तुम उससे कहीं भी अलग अलग कुछ करते हो काम तो दैट इज अब नॉर्मल, ठीक है। साइकोलॉजी में हमारे पास ऐसा कोई ब्लूप्रिंट या थंब रूल नहीं है कि क्या है मॉडल, क्या है नॉर्मल, क्या है आइडियल मॉडल, कुछ भी ऐसा नहीं है। कल्चर स्पेसिफिक होता है ये सब कुछ, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है सब कुछ, तो हमें बस वो समझने की जरूरत है। तो इसलिए मैंने कहा मेरा नॉर्मल मेरे लिए, तुम्हारे लिए एबनॉर्मल हो सकता है। यस, अभी वो एक मूवी आई थी ना सितारे जमीन पर, उसमें उन्होंने क्या बोला था, जो उनके जो स्कूल था उनका, उसमें उन्होंने उनका क्या बोला था, जो गिफ्ट जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे थे, उनका जो स्कूल था जहाँ पे उनकी कोचिंग होती थी, उनके उनके मेन हेड ने क्या बोला था आमिर खान को, सबका अपना अपना नॉर्मल होता है। यहाँ पर वही सबका अपना अपना नॉर्मल होता है, जो मेरे लिए नॉर्मल है वो तुम्हारे लिए नॉर्मल हो जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम पागल हो गए, जरूरी नहीं है। लेकिन यस, अगर तुम्हारे बिहेवियर में ये चार चीजें देखने को मिल रही है तब वो खतरनाक है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम नॉर्मल और अबनॉर्मल को डिफरेंशिएट करते हैं। तो आज ही हम ये दो पर्सपेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ हम इस चैप्टर, इस पोर्शन को हम खत्म करेंगे, ठीक है। और मैं पहले ही बता दूं ये पोर्शन पे, इस अप्रोच पे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच जो है एबनॉर्मल बिहेवियर को देखा जाता है फ्रॉम द डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स, और दूसरा देखा जाता है एज अ मैल अडेप्टिव बिहेवियर, ठीक है। पहला क्या है, फर्स्ट अप्रोच व्यूज एबनॉर्मल बिहेवियर एज अ डिविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। डिविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म क्या, सोसाइटी ने, सोशल नॉर्म मतलब क्या, सोसाइटी ने एक नॉर्म बनाया, एक रूल बनाया, एक स्टैंडर्ड बनाया, अगर तुमने उससे जाके अलग कोई काम किया देन दैट इज एबनॉर्मल बिहेवियर, सिंपल सा लॉजिक। यस, तो फर्स्ट अप्रोच यही है हमारा, पहला अप्रोच हमारा इसी पे ऊपर है, सोसाइटी। अब इसको समझो, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अबनॉर्मल को ऐसे डिफाइन किया है कि सम अ बिहेवियर जो अबनॉर्मल बिहेवियर से अलग होता है, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे होता है, उसको हम एबनॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल बिहेवियर, एबनॉर्मल थॉट, एबनॉर्मल इमोशन, ये सब वो है जो हमारे सोसाइटी के आइडिया से काफी अलग होते हैं, सोसाइटी की जो फंक्शनिंग है उससे काफी अलग होते हैं। यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं। अब क्या है, हर सोसाइटी के अपने रूल्स हैं जिसको हम नॉर्म्स बोलते हैं, हर रेगुलेशंस हैं। यस, कि हमें कैसा बैठना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, हर चीज के बारे में हमारा एक नॉर्म्स है। लड़की को कितने दिनों तक काम करना चाहिए, लड़कों को कितने तक अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए, लड़कों को कब अपना घर बनाना चाहिए, हमें जब हम मार्केट प्लेस में जाएं या पब्लिक स्पेस में जाएं तो हमें वहाँ पे कैसे बिहेव करना चाहिए, हम जब रेस्टोरेंट में बैठे तब हमें कैसे भी, हर चीज के नॉर्म्स। और अगर हम कोई भी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं देन दैट्स बिकम एबनॉर्मल बिहेवियर। यस, एज पर दिस अप्रोच, जो भी हमारे बिहेवियर है, थॉट है, इमोशन है, जो सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ेंगे, जो उसके विरुद्ध जाएंगे, वो एबनॉर्मल हो जाएंगे। एक ही चीज है, समझ में आ रहा है? कोई ऐसा डाउटफुल तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा इसमें, ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आ रहा? समथिंग जो तुम देखो, ऐसा समझ के चलो, तुम्हारे स्कूल के रूल्स हैं, तुम्हारे स्कूल के रूल रेगुलेशन है, अब तुम अगर स्कूल के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करोगे तो वो नॉर्मल है, वो सही है। लेकिन अगर तुम अपने स्कूल के रूल रेगुलेशन को तोड़ दो, बिल्कुल ही खत्म कर दो, तुम उसको फॉलो ही नहीं करते हो, क्या वो अबनॉर्मल है? एग्जैक्टली यही पॉइंट। सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के कुछ रूल्स, अगर तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी सोच, तुम्हारी इमोशंस, ये तीनों चीजें अगर उस सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से चल रही है
दैट इज नॉर्मल। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पे इन तीनों में से कोई भी चीज सोसाइटी के नॉर्म से अलग हो गई, दैट इज अबनॉर्मल। समझ में आया ना? हर सोसाइटी का अपना कल्चर है, रहना सहना, रिचुअल, एवरीथिंग, फेस्टिवल, हर कुछ। यस, स्किल्स, हैबिट, हर कुछ होता है अपने कल्चर का। हर सोसाइटी का नॉर्म जो है अपना एक पर्टिकुलर कल्चर से ग्रो आउट करता है। यस, तो इसीलिए अ सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी, अब यहाँ पे सोसाइटी का ऐसा समझ लो, कल्चर स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं, अब ऐसा सोसाइटी समझो जहाँ का कल्चर ही ये है कि हम लोग लोगों के साथ रहने में बिलीव करते हैं, हम लोग लोगों के साथ रहना हमें अच्छा लगता है, हम अपनी फैमिली ओरिएंटेड काम करते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। अब वहां पर कोई एक ऐसा इंडिविजुअल आ जाए जो अपनी फैमिली से हमेशा अलग रहता है, जिसको अपनी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, अगर वो इंसान हमारी सोसाइटी का पार्ट बन जाए, तो हम उसको नॉर्मल मानेंगे कि अब नॉर्मल? अब नॉर्मल, अब समझ में आया? ये होता है एबनॉर्मैलिटी फ्रॉम दिस फर्स्ट अप्रोच पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक ऐसी सोसाइटी जहां पे कल्चर जो है, उस सोसाइटी का जो कल्चर है वो कंपटीशन, असर्टिवनेस, असर्टिवनेस मैंने तुम्हें पढ़ाया था ना अभी थर्ड चैप्टर में, कि बिल्कुल से नो टू समवन, किसी ने रिक्वेस्ट किया तुमने नो बोल दिया उसको, तुमने ओपिनियन अपने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करे, असर्टिवनेस। अगर कोई भी इस कल्चर में ये चीजें है, जिस सोसाइटी में तुम रह रहे हो और उसका कल्चर ये है कि वहां पे कंपटीशन है, वहां पे असर्टिवनेस है, तो वहां पे अग्रेसिव बिहेवियर एक्सेप्ट हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हारी सोसाइटी ऐसी है जहाँ का कल्चर है कि हम साथ मिल के रहे, साथ मिलजुल के हम साथ साथ है वाली वाइब्स आए, है ना, फैमिली वैल्यूज को हम करें, तो वहां पे ये जो अग्रेसिव बिहेवियर होगा उसको हम अनएक्सेप्टेबल मानेंगे। हाँ कि ना? हाँ। अब सोसाइटी की वैल्यूज क्या टाइम के साथ चेंज होते हैं या सेम रहते हैं? चेंज होते हैं, क्योंकि जनरेशन चेंज हो रही है तो वो भी टाइम टू टाइम चेंज होता है। तो इसकी वजह से जो ये हमारा व्यू है ना साइकोलॉजिकली, व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज अबनॉर्मल, ये भी हमारा चेंज हो रहा है। अब एक बहुत सीरियस क्वेश्चन यहाँ आ जाता है इसी डेफिनेशन पे, और इट इज बेस्ड ऑन अजम्पशन। एक ऐसी चीज, एक बहुत, इट इज बेस्ड ऑन assumption that socially accepted behavior is not abnormal and normality is nothing more than a conformity to social norms। ठीक है, ये अब एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे आई है विद चेंजिंग जनरेशन, विद चेंजिंग सोसाइटी वैल्यूज, कि जब भी जो भी हमारे सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर है इज नॉट अबनॉर्मल। सो जो हमने सोसाइटी का जो उन्होंने बोला, जो सोसाइटी ने बोला वो मैंने किया, जैसा सोसाइटी बोलेगा वैसा मैं करूंगी या वैसा मैं करूंगा, वो एबनॉर्मल नहीं है। लेकिन जो भी, क्यों वो नॉर्मल, जो भी सोसाइटी ने कहा वो मैंने किया, जैसा सोसाइटी करेगा वैसा मैं करूंगी, दैट इज नॉर्मल। और ये नॉर्मल क्या है? ये मैं सोसाइटी को फॉलो नहीं कर रही हूँ, सोसाइटी एक मेरे ऊपर वो डाल रहा है प्रेशर, मुझे तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, अगर मैं तुम्हें फॉलो नहीं करूंगा तो तुम मुझे सब कोई पागल कहला देंगे। तो वो एक कंफर्मिटी है कि मुझे नहीं चाहते हुए भी तुम्हें फॉलो करना पड़ रहा है। तो दिस इज द अप्रोच। लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ यही कह रहा है कि हम अपने मन से सोसाइटी को फॉलो नहीं करते, ये देखे हम फॉलो नहीं करते सोसाइटी के रूल रेगुलेशन कि वो हमारे लिए सही है या गलत है। हम बस उसको इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि अगर हम उसके अनुसार नहीं जाएंगे तो हमें लोग पागल कह देंगे, हमें लोग सोसाइटी से निकाल देंगे, हमें सोसाइटी से लोग एक्सक्लूड कर देंगे। समझ में आ रही है बात? तो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच, दैट इज डिविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। गॉट इट? इसमें कोई डाउट नहीं? ओके। अब इसी में वो वाला तुम्हारा ये आ जाएगा जो मैंने तुम्हारी शादी वाला एग्जांपल दिया, वो यहीं पे आ जाएगा। सोसाइटी के हिसाब से तुम्हें क्या नाम है, या मान लो वेस्टर्न कल्चर में तुम वेस्टर्न, पहले तुम इंडिया के बाहर चले गए पढ़ाई करने, सबसे पहले बात, तो तुम मान लो चले गए वेस्टर्न कंट्रीज में, कहीं भी यूएस चले गए, कहीं भी चले गए। अब वहां पे क्या हुआ, वहां पे जाके तुम्हें पता चला अच्छा यहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है, यहाँ पर सब अपने अपने में रहते हैं, इतना कोई बहुत कलेक्टिविस्टिक कल्चर वाला यहाँ पे वो है ही नहीं, है ना, अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपना सब कुछ अपना इंडिविजुअलिस्टिक है। अब मान लो तुम वहां पे अपनी फैमिली को ले जाओ, क्या तुम्हें लोग वहां पे नॉर्मल समझेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा उनके सोसाइटी के हिसाब से यू आर नॉट नॉर्मल, यू आर नॉट गोइंग उनके सोसाइटी के अनुसार।
ऐसा नहीं है कि वहां पे लोग अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते, लेकिन हम एज ए इंडियन जिस तरीके से अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, जितना हम उनके साथ इन्वॉल्व हैं, क्या वेस्टर्न कंट्रीज में लोग उतने इन्वॉल्व हैं? नहीं। तो उनके लिए क्या ये एबनॉर्मल होगा? ऑफ कोर्स होगा। उल्टा कर लो, इंडिया में हम सब एक दूसरे, इंडिया में, चाइना में, जापान में, कोरिया में, हर जगह वी आर लिविंग विद अ फैमिली। लेकिन अगर ऐसा कोई इंसान आ जाए जो बोले कि यार मैं तो फैमिली के साथ रहता ही नहीं हूँ, मुझे तो फैमिली के साथ रहना ही पसंद नहीं है, फैमिली ये है, मैं तो जब 16 साल का था या मैं जब 14 साल का था तभी मैंने फैमिली से मैं बाहर निकल गया था, क्या तुम्हारे लिए वो नॉर्मल होगा सुनना? क्या तुम उसे अपनी सोसाइटी में एक्सेप्ट कर पाओगे? बस वही बात है, यही तो लिखा हुआ है। ओके, दिस वाज द फर्स्ट अप्रोच। अब सेकंड अप्रोच हमारा क्या कहता है? एबनॉर्मल बिहेवियर मैल अडेप्टिव होता है। एक होता है अडेप्टिव जो होता है हेल्दी बिहेवियर, एक होता है मैल अडेप्टिव जो होता है खराब बिहेवियर। अच्छा, पहले वाले में जो मैंने तुम्हें मूवी का एग्जांपल दिया था वो भी उसी के अंदर आएगा। जैसे मूवी का एग्जांपल मैंने तुम्हें क्या दिया, तुम सैयारा मूवी देखने एक, अब देख, मूवी देखने के भी कुछ नॉर्म्स हैं। मूवी भी तो सोसाइटी, थिएटर जो है वो भी सोसाइटी के अंदर ही आती है। अब तुम मूवी देखने के लिए थिएटर गए, अब थिएटर में तुमने जाके सैयारा देखी, तुम और तुम्हारे दोस्त, ठीक है, तुमने जाके देखी, तुम मूवी के फ्लो में हो, मूवी में जैसे इमोशनल ड्रामा चल रहा है, इमोशनल वो अपीवल है, तुम भी रो रहे हो, तुम भी वैसा एक्सपीरियंस करो। अब तुम्हारे बगल में कोई इंसान ऐसा लग रहा है कि उसके सामने कपिल शर्मा शो चल रहा है, वो हंस ही रहा है, पूरे मूवी वो हंस रहा है, तुम्हें वो इंसान नॉर्मल लगेगा कि अब नॉर्मल लगेगा? बस वही है, अब नॉर्मल लगेगा, वही चीज, क्योंकि वो सोसाइटी के नॉर्म के हिसाब से नहीं चल रहा, वो मूवी के नॉर्म के हिसाब से नहीं चल रहा। मूवी का नाम क्या है? ये इमोशनल मूवी है, तुम इसमें हंस नहीं सकते, अगर तुम हंसोगे तो तुम बेवकूफ हो, तुम पागल हो। खत्म, वही बात है, सिंपल बात है। ठीक है ना? सेकेंड अप्रोच क्या है कि कोई भी मैल नॉर्मल बिहेवियर मैल अडेप्टिव, मैल अडेप्टिव क्या होता है? जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होता है, दैट इज मैल अडेप्टिव नेगेटिव बिहेवियर। यस, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को बिलीव करते हैं कि द एक सबसे बेहतरीन तरीका है जिससे कि तुम बिहेवियर को नॉर्मल या नॉट नॉर्मल डिफाइन करो, वो ये है, द बेस्ट क्राइटेरियन फॉर डिटर्मिनिंग द नॉर्मेलिटी ऑफ बिहेवियर इज नॉट, ये नहीं है कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं, लेकिन वो ये है कि क्या ये बिहेवियर हमारे इंडिविजुअल के वेलबींग के लिए इम्पोर्टेंट है, या जिस ग्रुप में वो बिलोंग कर रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। कहने का क्या मतलब हुआ, किसी किसी साइकोलॉजिस्ट के लिए जो पहला अप्रोच है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उनको लगता है कि ये सोसाइटी और ये सब तो फालतू है, सोसाइटी में एक्सेप्ट हो रहा है नहीं हो रहा, दैट इज नॉट माई टेक, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। हमारा ये है कि क्या वो इंडिविजुअल की वेलबींग में रोल प्ले कर रहा है कि नहीं, अगर वो इंडिविजुअल की वेलबींग में रोल प्ले कर रहा है देन दैट इज नॉर्मल, लेकिन अगर वो इंडिविजुअल की वेलबींग से हट के कुछ कर रहा है तो दैट इज अब नॉर्मल, दैट इज अब नॉर्मल। यस, ओके। वेलबींग क्या होता है? वेलबींग होलिस्टिक होता है। यस, वेलबींग इज, देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन तुम्हारा आया है, एमसीक्यू है, बकायदा ये लाइन आई है, एमसीक्यू इज डिफाइंड, वेलबींग इज डिफाइंड एज व्हाट, एक क्वेश्चन आया है, इसको प्लीज नोट कर लेना। वेलबींग इज डिफाइंड एज व्हाट? Well-being is defined not only as maintenance or survival but also as growth and fulfillment. इसके ऊपर एक मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यू में आया है, एंड आई एम सेइंग मैंने देखा है ये क्वेश्चन, मैंने तुम्हारे एमसीक्यू में देखा है ये सवाल, इसको लिख ले, ठीक है? वेलबींग इज नॉट, जो भी हमारा अच्छा है, अच्छाई के लिए जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा भला है, इट इज नॉट ओनली कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो बस हमारे सर्वाइवल, जो बस रहने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए, उसके लिए हम कर रहे हैं, नहीं, आगे जिंदगी में बढ़ने के लिए भी हमें ये चाहिए, जहाँ जो हमारी जरूरतें हैं वो पूरी हो, उसके लिए भी वेलबींग जरूरी है। वेलबींग वो सब चीजों को कंक्लूड करती है। तो वेलबींग इज नॉट सिंपली मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल, लेकिन ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट भी होती है, दैट इज तुम अपनी पूरी क्षमता पे पहुंचो, तुम अपना पूरी कैपेसिटी, तुम जो चाहते हो तुम वहां उस लेवल पे पहुंचो। यस, तो ये होती है तुम्हारी वेल। ये क्वेश्चन आया है एक मार्क का, मैं बार बार कह रही हूँ, उसको लिख लेना। ओके ना? इस क्राइटेरिया के हिसाब से ये वाला जो अप्रोच है इसके हिसाब से क्या, इसके हिसाब से कोई भी बिहेवियर अबनॉर्मल
तब होगा जब वो मैल अडेप्टिव होगा। मैल अडेप्टिव मतलब क्या? जो तुम्हारी नॉर्मल डेली फंक्शनिंग है उससे इंटरफेयर करेगा, या जो तुम्हारा ग्रोथ प्रोसेस है उसके बीच में हिंड्रेंस बनेगा, एक ऑब्स्टिकल बनेगा। समझ में आ रही है बात? नहीं आई? कोई भी ऐसा बिहेवियर जो तुम्हारे वेलबींग के सामने आ जाए, जो तुम्हारी वेलबींग पूरी होने ना दे, जो तुम्हारे वेलबींग को कंट्रोल कर रहा है, जो तुम्हारी वेलबींग के सामने उसके मतलब क्या मैं बोलूं, मतलब उसके सामने बैरिकेड लगा दिया है, तो वो जो तुम्हें ग्रो करने से रोक रहा है ना, जो तुम्हें अपने पोटेंशियल पे पहुंचने से रोक रहा है, जो तुम्हें अच्छे से फंक्शनिंग करने से रोक रहा है, एक बाधा बन गया है, दैट इज मैलएडैप्टिव। कोई भी एक ऐसा बिहेवियर जो तुम्हारे ग्रोथ फंक्शनिंग में बाधा बना हुआ है, दैट इज मैलएडैप्टिव, दैट इज एबनॉर्मल बिहेवियर। लेकिन कोई बिहेवियर जो तुम्हारे ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है, जो तुम्हारे फंक्शनिंग को सपोर्ट कर रहा है, जो तुम्हें आगे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रमोट कर रहा है, तुम्हें सहारा दे रहा है, जो तुम्हें पुश कर रहा है ना, जो तुम्हें मतलब मोटिवेट कर रहा है, दैट इज अडेप्टिव बिहेवियर, हेल्दी बिहेवियर। अब एग्जाम्पल समझो, एक ऐसा स्टूडेंट, एक क्लास में स्टूडेंट है, वो हमेशा शांत रहना पसंद करता है, इवन तो उसके दिमाग में बहुत सवाल है, इवन तो उसको बहुत डाउट है, बट फिर भी वो सवाल नहीं पूछता। यस, तो क्या ये बिहेवियर इसका मैलएडैप्टिव है, अडेप्टिव है? मैलएडैप्टिव है। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रोथ रुक गई है, उसकी कॉग्निटिव ग्रोथ रुक गई है, वो इंटेलेक्चुअली ग्रोथ उसकी रुक गई, वो अपने क्षमता पे नहीं पहुंच पा रहा है। So, describing behavior as maladaptive implies that a problem exists. It also suggests that vulnerability in the individual, inability to cope, or exceptional stress in the every environment have led to problem in life. कहने का मतलब, मान लो जो इस बच्चा है, ये क्लास में इसके बहुत मन में सवाल है, इसको बहुत डाउट है, लेकिन वो पूछ नहीं पा रहा है, वो शांत है, क्यों है? पहली बात तो ये मैलएडैप्टिव बिहेवियर क्या है, अडेप्टिव या मैलएडैप्टिव? मैलएडैप्टिव। उसके साथ इसको ये भी नहीं पता है कि इस चीज को हम टैकल कैसे करें। तो जब भी हमारे अंदर मैल एडेप्टिव बिहेवियर होता है, तो हमें ये भी नहीं पता होता है, हम पहली बात उससे परेशान होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि हम उस चीज से कैसे उभर के निकलेंगे, इनएबिलिटी टू कोप, या हमारे अंदर ऐसे बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं या बहुत प्रॉब्लम होते हैं जिसके वजह से ये बिहेवियर जेनरेट होता है। तो दो प्रॉब्लम तुम्हें, दो अप्रोच समझ में आए? यस या नो? यस, ओके। अगर तुम अपने आजू बाजू के लोगों से बात करो, तो अगर तुम उनसे मैल अडेप्टिव बिहेवियर या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन सब के बारे में बात करोगे, तो तुमको बहुत अलग अलग तरीके के आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, अगर किसी से तुम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलोगे, तो वो कोई बोलेगा कि ये तो ना ऐसे दिमाग में भूत आ जाता है, कोई ऐसे कुछ और हो जाता है, तो तब साइकोलॉजी, बहुत अजीब तरीके के तुम्हें आंसर्स मिलेंगे इस टॉपिक, वेग आइडियाज मिलेंगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में, और बहुत ज्यादा तुम्हें अंधविश्वास इस पे मिलेगा, बहुत ज्यादा इग्नोरेंस और बहुत ज्यादा डर। ये तीन चीजें तुम्हें हर कोई अपने डिस्क्रिप्शन में बताएगा। ठीक है। ऑल्सो बिलीव किया जाता है जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसके साथ कुछ ऐसी चीज है जो ये बहुत खराब बात है। ठीक है, देखो, लेट्स टॉक ऑनेस्टली, बहुत ऑनेस्ट की बात से मैं बताऊं, तो जैसे घर में अगर किसी को, किसी के भी घर में अगर कोई मेंटल पेशेंट होता है, देखो, तुम जब एज अ इंडिविजुअल बोलते हो तो इंडिविजुअल होलिस्टिक होता है, इंडिविजुअल सिर्फ फिजिकली नहीं होता है, इंडिविजुअल मेंटली भी होता है, उसका मेंटल एस्पेक्ट भी होता है। तो जब हम फिजिकल, हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, जब अभी हमें बुखार होता है, हमें सर दर्द होता है, हमें जुकाम सर्दी होता है, हमारा बॉडी एक होता है, हमें कुछ भी होता है, हमें इन्फेक्शन वायरस कुछ होता है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दैट इज नॉर्मल। लेकिन जब भी हम अगर ये बोल दे कि हमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ऐसा कुछ है, तो लोग ऐसा में क्यों ट्रीट करते कि वी आर अबनॉर्मल, हमारे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों वो नॉर्मल नहीं हो सकता? क्यों लोगों को ये बोलना कि हम एक थेरेपी सेशन के लिए जा रहे हैं वो नॉर्मल नहीं हो सकता? हम काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं वो नॉर्मल नहीं हो सकता? अगर किसी के घर में किसी को भी मेंटल इलनेस हो जाए, किसी कोई डिप्रेस्ड है, किसी के घर में, किसी के घर में किसी को पैनिक अटैक बहुत आ रहे हैं, किसी के घर में कोई कोई इंसान है जो स्किज़ोफ्रेनिया से वो एक्सपीरियंस कर रहा है, हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसके घर से पहली बार दूरी बना लेते हैं, हमें लगता है कि यार अगर उसके साथ हम ज्यादा रहेंगे ना तो हमें भी वो हो जाएगा। सबसे पहला मिसकंसेप्शन ये है।
फिर हम उस घर को लेबल कर देते हैं कि भाई उसके घर में ये ना इंसान ऐसा है, और जब वो इंसान ठीक भी हो जाता है ना, हम उसको नॉर्मल इंसान ही देखते हैं, हम हमेशा उसको देखते हैं, अरे यार उसको ना एक बार एंजाइटी हुआ है, हमेशा हम उसको उस लेबल से ही हम उसे देखेंगे। जस्ट थिंक अबाउट दैट पर्सन, उस इंसान के बारे में सोच के देखो। किसी इंसान को तुम इस तरीके से बार बार देख, जबकि वो ठीक हो चुका है, but फिर भी तुम उसको उस नजर से देखो कि वो तो यार उसको तो एक बार स्किज़ोफ्रेनिया हो गया था यार, इसका वो पास्ट है, ये भी तो समझो। हुआ था, अब वो नॉर्मल है, तो अब वो नॉर्मल ट्रीटमेंट डिजर्व करता है। और नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या, अगर कोई इंसान डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा जल्दी तब तुम्हारी तभी ठीक होगी जब उसको सोशल सपोर्ट मिलेगा। जब उससे उसका सोशल सपोर्ट छीन जाता है ना, तो वो इंसान को ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। लेबलिंग इसीलिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। हम इसलिए बोलते हैं कि अरे यार उसको स्किज़ोफ्रेनिया, शायद उसके घर में और भी किसी को हो सकता है, उसके साथ साथ जो भी रहेगा, तो हम क्या करते हैं, उसके उसके घर से धीरे धीरे कट ऑफ कर देते हैं। हम उसकी फैमिली को ऐसे उसकी दया से देखते हैं, उस इंसान को ऐसे सिंपैथी के साथ देखते हैं, अरे यार बेचारा, बेचारी, ऐसे। उस इंसान को चाहिए तुम्हारी सिंपैथी? नहीं चाहिए, लिटरली नहीं चाहिए। वो इंसान अपना सब कुछ, वो जब, कहने का मतलब ये है कि मेंटल इलनेस को या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम इतना स्टिग्मा बना लेते हैं। जैसे ये चीज तुम्हारी अब्रॉड में ये नहीं होती, लेकिन इंडियन कल्चर में ये इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये यहाँ पे हम ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि किसी को मेंटल इलनेस हो सकता है। हमें लगता है जिसका दिमाग कमजोर है उसी को मेंटल इलनेस होगी। नहीं, जो इसका दिमाग ठीक भी है ना, जिसका नॉर्मल आईक्यू भी है, उसको भी मेंटल इलनेस हो सकती है। मेंटल इलनेस ये बुखार सर्दी ये देख के आती है कि ये इंसान सही है कि मतलब फिट है कि अनफिट है, किसी को भी आ जाती है ना। तो वैसे ही मेंटल इलनेस भी किसी में भी आ सकती है, एंड इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। ठीक है, हम जितना नॉर्मली ये कहते हैं ना कि हम अभी आज हॉस्पिटल में हैं, हम डेंटिस्ट के पास गए हैं, हम क्या नाम है यहाँ फिजिशियन के पास गए हैं, हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए हैं, हम ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास गए हैं, जिसके पास भी गए हैं, हम इतने नॉर्मली ये भी कह सकते हैं कि हम एक काउंसलर के पास गए हैं, हम एक साइकोलॉजिस्ट के पास गए हैं, हम एक साइकाट्रिस्ट के पास भी गए। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन और हमारा माइंड भी हमारे बॉडी का ही फंक्शन, इट इज नॉट समथिंग जो हमारे बॉडी से अलग है। तो हमारी होलिस्टिक वेलबींग के लिए ये रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये सही नहीं रहेगा तो तुम यहाँ से तो बिल्कुल ही फंक्शन नहीं कर पाओगे। समझ में आई बात? तो लेट्स एक्सेप्ट एवरीथिंग, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करो। यही है स्टिग्मा। स्टिग्मा अटैच हो गया, स्टिग्मा मतलब एक लेबलिंग हम डाल देते हैं। स्टिग्मा जो भी कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पहली बार किसी का भी पता चलता है तो वो इंसान तो वैसे ही एम्बैरेस फील करता है, उसको शर्म आती है, मैं बताऊं कैसे? शर्माने की तो बात ही नहीं है, ऐसा कुछ गलत तो नहीं हुआ है। ओके, इट इज फाइन, मेंटल इलनेस है, जैसे बुखार सर्दी होता है वो ठीक हो जाता है, ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उससे एक लेबल अटैच कर देते हैं, एक स्टिग्मा अटैच कर देते हैं। जिसको भी मेंटल इलनेस होता है उसको स्टिग्मा अटैच करेंगे क्या? मीन्स एक स्टिग्मा अटैच हो जाएगा टू अ मेंटल इलनेस, मीन्स दैट पीपल आर हेजिटेंट टू कंसल्ट अ डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट। क्यों? एक ये स्टिग्मा है, तो लोग अपनी प्रॉब्लम ना साइकोलॉजिस्ट को बताएंगे, ना साइकाट्रिस्ट को बताएंगे, ना किसी को भी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि वो अपने प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा, उनको उससे प्रॉब्लम है, वो शर्मिंदा है, वो एम्बैरेस्ड है, वो शर्मनाक चीज है कि उनको ही बताना पड़ेगा। और एक्चुअली क्या होता है इन जनरल, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर यही होता है कि तुम, which indicates a failure in adaptation, should be viewed as any other illness। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी यही है कि तुम अपने, जो तुम्हारी अडेप्ट तुम ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है। यस, अडेप्टेशन इश्यूज जो होते हैं, तुम अच्छे से कहीं पर अगर अडेप्ट नहीं कर पाओगे, तो उसका जो फेलियर होता है, उससे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तुम्हारा इमर्ज होके निकलता है। सिंपल सी बात है, बस इतना ही है। तो ये जो स्टिग्मा वाली बात है ना, इट इज वेरी एप्लीकेबल, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत एप्लीकेबल। यस, किसी के भी घर का पता चल जाए, या किसी अगर तुम्हारे दोस्त का ही तुम्हें पता चल जाए ना कि उसको डिप्रेशन है या एंजाइटी है, पहली बात तो किसी को डिप्रेशन होगा तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि इस इंसान को डिप्रेशन है, वो बोलेंगे ये ही और शी इज अ डिप्रेस्ड। डिप्रेस मतलब भाई तुमने उसको पूरा ही जनरलाइज कर दिया। हम ये बोलते हैं कि वो इंसान डिप्रेशन से सफर कर रहा है।
या मान लो कोई बच्चा है वो ऑटिस्टिक है या एडीएचडी है, तो हम ये बोलते हैं ही इज एन ऑटिस्टिक चाइल्ड। ऑटिस्टिक चाइल्ड का क्या मतलब होता है? ऑटिज्म बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, तो हम क्या बोलते हैं, उसको बोलने का एक तरीका होता है। हम कहते हैं द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम ऑटिज्म। जैसे हम बोलते हैं द इंडिविजुअल, एक ही इंसान है, इसको बुखार है, तो हम ये नहीं बोलते द चाइल्ड, द इंडिविजुअल इज हैविंग अ फीवर, हम ऐसा बोलते हैं ना। वैसे ही हम बोल सकते हैं या द इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। उसी तरीके से हम मेंटल इलनेस को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्या होता है, एक बार इंसान को अगर कुछ हो जाता है ना, ऑटिज्म हो जाए या डिप्रेशन हो जाए या एंशियस एंजाइटी हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं, he is always anxious, he is an anxious individual, he is मतलब लेबलिंग कर देते हैं उसी टर्म के बेसिस पे। एंड लेबलिंग से इंडिविजुअल का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, सेल्फ एस्टीम है, वो ऐसा गिर जो वो कोशिश करता है ना बिल्डअप करने का। एक बार उसको बोलेगा "अरे यार तू तो हमेशा डिप्रेस रहता है", बस उसका कॉन्फिडेंस जो इतना भी वो पहुंचाने की कोशिश है वो भी नीचे चला जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कभी भी किसी को लेबल मत करो। डिप्रेशन अपने आप में बहुत बड़ा डिसऑर्डर है। किसको, जब तुम डिप्रेशन अभी पढ़ोगे ना तो तुम्हें पढ़ के लगेगा कि इतना कुछ नहीं, लेकिन तुम जब रियल वर्ल्ड में जाके देखोगे डिप्रेशन कैसा लगता है, तो तुम बोलोगे अच्छा डिप्रेशन इज एक्चुअली डिफरेंट। हम जब बोलते हैं ना कि ये इंसान सैड है, हम क्या क्या बोलते हैं, अरे यार ये तो ना हमेशा डिप्रेस्ड ही फील करती है। हाँ क्या? नहीं, डिप्रेशन हम इतना इजीली यूज कर लेते हैं। और आज के, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे सामने कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इतना कैजुअली यूज करे, उसके टर्म्स कैजुअली यूज करे। ठीक है, बाकी सब ठीक है, हाँ बाकी हंसी मजाक ठीक है, लेकिन इस लेवल पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बेसिस पे कोई किसी से मजाक करे वो मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एज ए इंडिविजुअल आप नहीं जानते कि एक्चुअल जब इंसान को डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, पैनिक अटैक, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, वो आप नहीं जानते। वो इंडिविजुअल जिसको ये हो रही है चीजें, वो कैसा फील कर रहा है, आप उसका दर्द दुख दर्द भी नहीं समझ सकते। तो डोंट ट्राई टू लेबल अ पर्सन विथ एनी सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। इंसान दुखी हो सकता है, इंसान डिप्रेस्ड जब होगा ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, डिप्रेशन के बहुत लेवल्स होते हैं, वैसे ही एंजाइटी के बहुत लेवल्स होते हैं। कोई इंसान अगर बहुत ज्यादा हाथ धोता है, अपनी आसपास की चीजों को साफ रखता है, हम क्या बोलते हैं, अरे यार वो तो ओसीडी है उसको। ओसीडी आपको नहीं पता है ओसीडी क्या होता है? एक्सक्यूज मी प्लीज, ओसीडी बहुत अपने आप में सीवियर है। ठीक है, ओसीडी को जब आप देख लोगे ना, एक्चुअली आपका परसेप्शन बदल जाएगा ओसीडी को लेके। अगर इंसान अपने आजू बाजू साफ सफाई मेंटेन कर रहा है, अगर वो हर चीज के बाद हाथ धो रहा है, ज्यादा हाथ धो रहा है, दैट्स अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर ऑप्टिमल लेवल का हाथ धो रहा है, अपने आजू बाजू की चीजें साफ सफाई मेंटेन रख रहा है, तो दैट्स नॉट ओसीडी, दैट इज उसको हेल्दी, वो साफ सफाई उसको अच्छी लगती है, वो ऑर्गेनाइज तरीके से रहना अच्छा लगता है, उसके लिए वो उसका नॉर्मल है। आपके लिए वो नॉर्मल हो सकता है, वो आपकी प्रॉब्लम है, बट उसके लिए वो उसका नॉर्मल है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू कीप एवरीथिंग एट अ नॉर्मल लेवल। जनरलाइज मत करो, किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पे लेबल ही मत करो। क्योंकि जब आप एक्चुअल रियल वर्ल्ड में किसी को देखोगे जिसको ओसीडी है, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा मैं जिसको ओसीडी ओसीडी करते रहता था, वो एक्चुअली ओसीडी उसको नहीं था, ओसीडी तो ये होता है। ठीक है, ओसीडी जब हम पढ़ेंगे ना, तो मैं तुम्हें सब में हर एक डिसऑर्डर का तुम्हें रियल पिक्चर तुम्हें इमेजिन कराऊंगी। अभी के लिए इतना ही रखूंगी। ठीक है, तो समझ में आया? So with this, we have completed our today's class. We have come to an end. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम रखते हैं। आज हमने बहुत ज्यादा नॉर्मल, अबनॉर्मल, मैलएडेप्टिव के बारे में पढ़ा। हमने बेसिक पढ़ा कि एबनॉर्मल बिहेवियर के 4 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। हमने ये भी पढ़ा एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने के लिए हमारे पास 2 अप्रोचेस क्या हैं। एक अप्रोच ये है कि जब तुम सोसाइटी के ऑपोजिट, सोसाइटी के अगेंस्ट जाके कोई काम करते हो, तो दैट इज एबनॉर्मल। और दूसरा टेक हमने ये पढ़ा, जो भी चीज मैल अडेप्टिव होती है दैट इज एबनॉर्मल। यस, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज क्लास। आज की दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास की यहीं पे समाप्ति हम करते हैं। कल हम करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कल मैं कोशिश करूंगी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरा खत्म करने का। एंड हो सके तो क्लासिफिकेशन भी मैं करने की कोशिश करूंगी, देखते हैं कल कितना हम कर सकते हैं, बट आई विल ट्राई।
अगर नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स नॉट टू वरी एट ऑल। इतना आई होप तुम्हें समझ में आएगा, इसमें ज्यादा कोई तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। एंड लास्ट में जो मैंने तुम्हें थोड़ी सी ज्ञान की बात बताई, तुम इसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर करो, ठीक है। ओके सो क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, एट द सेम प्लेटफॉर्म। टिल देन अपना बहुत सारा ध्यान रखो, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, एंड टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।